नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम आज हिंदी की क्लास में मेरी बीमारी श्यामा ने ली उसके दूसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हमने पहले एपिसोड में क्या क्या देखा था उसके बारे में कुछ छोटा सा रिवीजन कर लें। हमने देखा था कि हरिवंश बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा जी था और हमने देखा कि बच्चन साहब है वो अपने जीवन में बीमारियों को इतना सा भी महत्व देते नहीं थे, इसलिए वो क्या होते थे, बीमारी में भी काम करते रहते और काम की वजह से बीमारी को भगाते चलते थे। और उनके जो उन्होंने गांधी जी के जो विचार थे क्या थे कि बीमार होना अपराध है और इसको आगे ले गए कि बीमार होना अपराध, उसी प्रकार जिस प्रकार अपराधी को दंड मिलना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, उसी प्रकार हमें अपने आप को सजा मिलनी चाहिए। अगर हम स्वयं बीमार पड़े हैं तो हमें उस बीमारी में भी उतना ही और उसी तरीके से काम करना चाहिए जिस प्रकार हम स्वस्थ रहकर करते हैं और बीमारी के बारे में भूल जाना चाहिए। हमने ये देखा था। उसके बाद हमने कहा कि इस बार का जो बुखार था वो सामान्य बुखार नहीं था, काफी गंभीर बुखार था और उनको शायद तपेदिक हो गया हो ऐसी उनको आशंकाएं थी। लेकिन उनके परम मित्र थे विश्राम तिवारी, उन्होंने जो कहा था कि मार के पीछे भूत भागे, उनको लेखक इस कहावत को थोड़ा सा आगे ले गए। काम के पीछे बुखार भागे, काम करते रहिए करते रहिए करते रहिए, बुखार अपने आप चला जाएगा। अब हमने देखा था कि लेखक को वाकई में जो उनको अनुमान था तपेदिक का और उनकी जो प्रथम पत्नी श्यामा जी थी, उन्होंने कहा आप इतने समय से बीमार चल रहे तो एक डॉक्टर को दिखा दीजिए, बीके मुखर्जी के पास जाइए, इलाज करवाइए। लेखक मना करते हैं, टालम तो लेने की आनाकानी करते, लेकिन श्यामा जी ही है, वो पत्नी है और अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ती है। अरे आप जब तक डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। मजबूरी में लेखक को दिखाना पड़ा और निर्णय नतीजा वही आया कि आपके ऊपर क्षय का आक्रमण हुआ। अत्यंत गंभीर परिस्थिति आ गई है घर पर उनके ऊपर और नुस्खा लिख दिया, उपाय लिख दिया, साथ में चिंता मुक्त होकर आराम करने के लिए कहा। और आराम कुछ दिनों के लिए आराम कर सकते हैं लेकिन लंबा आराम कर सकते नहीं, क्योंकि घर में पैसों की कमी है। उनके भाई शालिग्राम की बदली का अवसर आने वाला है, बदली का समय आने वाला है, तो उनके भी पास जितने भी पैसे होंगे वो भी बाद में नहीं भेज सकता। पिताजी धैर्यवान थे उनके, उन्होंने कहा कि हम घर मकान बेच देंगे लेकिन तुम्हें अवश्य ठीक कर पाएंगे, ठीक कर देंगे, तुम्हारा इलाज करवाएंगे। इतनी हिम्मत हौसला सब लोगों ने दिया। अंत में देखा कि श्यामा जी भी हिम्मतवान हौसलेवान थी, इसलिए उनकी अपने पति की चिंता समझ गई कि किसकी चिंता कर रहे हैं, ये अपने कर्ज की चिंता कर रहे हैं। और क्या कहती हैं कि वो कर्ज तो मैं आपके मरने के बाद चुका दूंगी, आप चिंता छोड़ दीजिए पहले, क्योंकि जब तक आप चिंता करते रहेंगे तब तक ये दवाइयां असर करेगी नहीं। और कर्ज कितना था, शायद 400-500 रुपये बस रुपये कर्ज था, लेकिन उस समय के लिए बहुत बड़ी रकम है। लेखक को डर था कि 500 रुपये कर्ज की चिंता नहीं, लेकिन जो साख जो इज्जत थी वो इज्जत समाज में कम होनी चाहिए नहीं, उसकी चिंता थी। अगर इज्जत चली गई तो जीते जी मर जाना अच्छा, ऐसी बात वो मानते थे। लेकिन श्यामा जी ने कहा कि वो चिंता छोड़ दीजिए, मैं कर्ज उतार दूंगी। बस एक छोटे से विधान से लेखक को हिम्मत मिली। अरे बेचारी श्यामा कितना करेगी, मैंने आज तक श्यामा के लिए कुछ नहीं किया, मैंने आज तक श्यामा के लिए कुछ नहीं किया और कभी शायद कर भी नहीं पाऊंगा इतना जितना उन्होंने मुझ पर किया है। तो और मैं इस प्रकार उनको छोड़कर चला जाऊं, कर्ज छोड़कर चला जाऊं, तो उसका बाद का जो जीवन है वो उस कर्ज को उतारने नहीं चला जाएगा। बेचारी क्या करेगी, कैसे उतारेगी। इसलिए वो सोचकर इस प्रकार सो जाते और रात में मानो उसके कान में एक अंतर्मन की आवाज आती, अब भी एक रास्ता बाकी है। और वो क्या रास्ता है, आइए हम मिलकर देखते हैं। 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया। लेखक ने डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जो इलाज करवाया था उसमें केवल 15 दिन का इलाज हुआ, बटुआ खाली हो, यानी कि पैसे समाप्त हो गए। अब क्या करेंगे। मैं कदापि नहीं चाहता कि पिताजी घर को हाथ लगाए, यानी कि लेखक कभी नहीं चाहेंगे। एक छत थी बस, अगर वो भी चली गई तो दर बदर भटकना पड़ेगा सबको, और अपने माता पिता को वो भटकाना नहीं चाहते थे।
वो दर बदर की ठोकरें खाना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो घर को बेचने के लिए तैयार नहीं थे। वृद्धावस्था में शांति से बैठने को, चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े, उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था। देखिए, छोटा सा शरण स्थल था, आश्रम था, घर था, आश्रय था, घर था उनका, छोटा सा था, बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी अपना तो है। चाहे भूखा सोना पड़े, चाहे नंगा सोना पड़े, तो भूखे नंगे, लेकिन छत तो घर की है। अगर वहीं पर मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए वहां थोड़ा उनके जो इमोशंस जुड़े हुए हैं लेखक के, वो यहाँ बताते हैं कि भूखे नंगे ही बैठना पड़े, लेकिन उनके पास एक शरण स्थल तो है, वहां से उनको कोई निकाल पाएगा नहीं। उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहते थे। माता पिता को घर से दूर करने का कारण वो बनना चाहते नहीं थे। पर यह भी नियति का एक व्यंग्य है, यह भी नियति यानी कि भाग्य का व्यंग्य है। भविष्य की बात करते हैं यहाँ, ये उनके माता पिता का अवसान भी व्यंग्य है, कटाक्ष है कि मेरे माता पिता दोनों में से किसी को भी अपने छत के नीचे अंतिम श्वास हुए छोड़ने का योग्य नहीं बना, योग्य यानी कि भाग्य नहीं लिखा था। जिस घर के लेखक बात करते हैं, उसी घर में माता पिता ने अंतिम सांस नहीं ली थी। शायद दूसरे मकान में शायद वो चले गए होंगे, या अन्य किसी वजह से उनकी मौत अन्य घर में हो गई होगी, लेकिन वो नियति का व्यंग है, नियति को भाग्य के ऊपर छोड़ दिया था, वो भविष्य की बात है। लेकिन अभी के लिए, फिलहाल के लिए लेखक है वो अपने घर को बेचने के लिए तैयार नहीं थे। अब योग नहीं था, ना जाने राम कहाँ लागे माटी, राम का जाने, राम जाने, राम ही तो है हमारी माटी, हमारा अंतिम समय कौन सा है, कहाँ होगा, कैसा होगा, किस तरह से होगा, वो हमें नहीं, राम यानी कि अपना भगवान जानता है। तो सब कुछ राम भरोसे छोड़ देना चाहिए। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता हूँ। लेखक को अचानक उनको एक रास्ता दिख गया था। कौन सा रास्ता था वो, और उस रास्ते पर चलकर लेखक अपनी सारी चिंताएं, सबसे बड़ी चिंता थी पैसे की, वो छूट जाए, तो वो चिंता थी पैसे की थी भी, और दूसरे परिवार की चिंता, परिवार को भी चिंता मुक्त करने की बात थी। वो सारे चिंताएं छुड़ा सके ऐसा एक रास्ता लेखक के पास था। और विशेषकर श्यामा के लिए तैयार थे, कुछ भी करने के लिए तैयार थे। श्यामा को चिंता मुक्त करने के लिए लेखक तैयार थे। और मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, श्यामा के लिए तो एक भी चिंता छोड़कर जाऊंगा, मैं सब कुछ ठीक करके ही जाऊंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी और बल भी दिया। इस एक छोटे से संकल्प ने कि मैं सबको चिंता मुक्त होकर मरने को तैयार हूं, लेकिन सबसे पहले कुछ करने की बात, बस एक छोटे से विचार है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, बस इसके बल पर ही। तो क्या करना है, सबको चिंता मुक्त करना है, श्यामा के लिए कुछ करना है, अपनी पत्नी के लिए कुछ करना है। फिर दृष्टि मिली, एक नजरिया मिला, और उससे उनको प्रेरणा भी मिली और बल भी मिला, साहस करने का बल मिला। और मैंने डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाकर कहा, गए 15 दिन में पैसे खाली हो गए थे, तो क्या कहा कि डॉक्टर साहब आपका इलाज बहुत महंगा है, आपका इलाज बहुत ही कॉस्टली है, बहुत महंगा है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वो हमारे बस की बात नहीं है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं है। बस इतना सुना डॉक्टर बीके मुखर्जी ने, बस इतना ही सुना कि बस मेरे पास इतने पैसे नहीं कि आपका इलाज में मैं आपकी दवाइयाँ ले सकूं या आपके हिसाब से मैं काम कर सकूं। इसके पूर्व और कुछ कहूं कि तुरंत उन्होंने कहा, बदनाम मुंह फट स्वभाव, डॉक्टर साहब का स्वभाव मुंह फट, जैसे मन में आए, जैसे मुंह में आए वो बोल देते थे, ऐसे बदनाम स्वभाव के थे। कहा, अरे पैसे नहीं है तो जाओ मरो, पैसे नहीं है तो जाओ मरो, यहाँ पर क्यों आए हो। इस प्रकार की बातें डॉक्टर बीके मुखर्जी ने कह दी। अब मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। देखिए, लेखक को चुनौतियां पसंद थी, बुखार को वे चुनौती की तरह लेते थे, उसी बुखार में वे अच्छी अच्छी कविताएं लिखते थे। यानी कि चुनौतियों से ही लेखक को बल मिलता है। चुनौती अगर जब तक न हो जीवन में, तब तक हमें कुछ नया करने का साहस, कुछ नए करने की हिम्मत, कुछ नए आइडियाज, नए विचार आते नहीं है। इसलिए चुनौती, समस्याएं जीवन का आधार होनी चाहिए। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्दों से संचय किया, संग्रह किया।
शायद मैंने कहा कि पैसे नहीं है तो शायद डॉक्टर बी के मुखर्जी ने कहा होता कि चलो कोई बात नहीं, जब होंगे तब दे देना। उसके आधार पर अगर मैं 100 साल तक जीता तो मुझे उसमें कोई सुख की अनुभूति होती नहीं। लेकिन उनके जो झाओ मरो शब्द से जो मैंने ग्रहण किया, जो संग्रह किया, वो साहस, वो शक्ति, क्योंकि अब मैं भी दिखा दूंगा कि मैं जाओ मरो नहीं, जाओ जियो। अब मैं जीकर दिखाऊंगा उनको कि आपकी दवाइयों से नहीं, मेरी मेहनत से, मेरे इच्छा बल से मैं अपने जीवन को सुधारने का प्रयत्न करूंगा। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने, लड़कपन की युवावस्था में थे तब उनके पड़ोसी थे बाबू मुक्ता प्रसाद, उन्होंने लुई कुने की पद्धति, चाइनीज पद्धति है, लुई कुने की पद्धति के इलाज से मुझे परिचित कराया था। लुई कुने की पद्धति में क्या होता है वो आइए, ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर सिर्फ बाथ लेना। देखिए सिर्फ बाथ यानी कि ठंडे पानी के टब में बैठना कुछ समय के लिए, अपने शरीर को ठंडा प्रदान करना, ठंडी प्रदान करना, उसके का विधान था, यानी कि सिर्फ बाथ लेने का विधान उस लुई कुने की पद्धति में था, जो आराम से घर पर हो सकता है। अब लेखक अपने घर में जो जो चीजें हैं उसके आधार पर अपना इलाज करवाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब सिर्फ बाथ लेने का विधान था तो वो आराम से घर में हो जाएगा। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। एलोपैथी में दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक, यानी कि चिकने पदार्थ ज्यादा से ज्यादा खाना, और इतने महंगे भी थे ये उनको खाने के लिए करेगा। लेकिन कुने के इलाज में, लुई कुने की पद्धति में चिकना मना था, चिकनी चीजें खाने की मनाही थी। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि खाना। देखिए कच्ची सब्जियां आराम से घर में मिल जाएंगी, बाजार से सस्ते भाव में मिल जाएगी, सब्जियां हैं उसमें पकाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फल, भीगे हुए चने, गेहूं भीगे हुए, तो देखिए सारी चीजें ऐसी हैं जो आराम से हमारे घर में मिल सकती हैं। और अगर न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। देखिए दवा और खुराक दोनों में कोई ज्यादा खर्च लगा नहीं। अगर लुई कुने की पद्धति अपना ली तो ज्यादा खर्च होगा नहीं। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था। देखो को ये पसंद आ गया, क्योंकि यही इलाज उनकी जो स्थिति थी उनके हिसाब से ये बिल्कुल ठीक साबित हुआ। हाँ, अब मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला, रफा दफा कर दिया उनके नुस्खे को डाला और पुणे के अनुसार सिर्फ बात आरंभ किया, तदनुसार खुराक आदि रखी। स्कूल भी जाने लगा, केवल रात वाले ट्यूशन छोड़ दी थी, बाकी स्कूल गए, दिन भर स्कूल में ट्यूशन पर जाते, केवल रात वाले ट्यूशन छोड़ दी थी। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल गया, मुआवजा वरतर गुजराती में। उसके अलावा जो रात वाले ट्यूशन से पैसे आते थे उसकी जगह अब हमारी किताबों की जो बिक्री थी वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ गई थी, तो उसके किताबों की बिक्री भी मिल गई, किताबों की बिक्री से पैसे भी वहां से आने लगे थे। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। श्यामा विरोध कैसे कर सकते, उन्हें भी पता था विरोध किया तो पैसे कहाँ से आएंगे, इसलिए बेचारी जो भी काम दिया जाता वो बड़ी शांति से करती रहती थी। जीवन भर मैंने जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्ति पंथा, अच्छा रास्ता मानकर मेरे पीछे पीछे चल दिए हैं और मेरे पीछे चली। बस श्यामा जी का काम क्या था, जो उनके पति कहेंगे या जिस रास्ते पर चलने के लिए कहेंगे उसी रास्ते पर वे धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती हैं, वो उनका काम था। अब उनकी जो स्नान चिकित्सा थी उसके संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक उन्होंने अपनी इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। यहाँ काव्य पूर्ति की छोटी सी पंक्ति नजर आई है कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। अगर आप किसी भी एक ही रास्ते पर चलते जाएंगे तो अवश्य अपनी मंजिल तक आप अवश्य पहुंच पाते हैं। केवल एक ही रास्ते पर चलने की बात है। राह पकड़ तू एक चला चल, एक ही राह पर चलना है।
लेखक ने जो राह पकड़ी है उसी के ऊपर अब श्यामा जी भी चल पड़ी है। और अगर कभी आनाकानी करते, टालमटोल करते बच्चन साहब, तो श्यामा जी उनको वापस धकेल देती वहीं। अब इसीलिए कहते हैं कि शायद इसी राह पर चलकर मुझे अपनी मधुशाला यानी कि अपने जीवन का संघर्ष जो था, वो उस बीमारी के हराने का जो संघर्ष था, उसमें मुझे सफलता मिली। लेकिन अपने अडिग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा, उसने अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया, यानी कि मार दिया। कील देना है कि मार दिया। जब तक लेखक बीमार थे, जब तक लेखक इस लुई कुने की पद्धति के इलाज से काम कर रहे थे, तब तक श्यामा जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं बीमार हूं, कभी नहीं कहा। और मानो अपने सारी बीमारी कील दी, मार दी, अपने अंदर शरीर के अंदर मार दी, लेकिन धीरे धीरे वो भी एक अलग ही प्रकार की बीमारी से जूझ रही थी। लेकिन कभी ये जाहिर होने दिया नहीं कि मैं भी बीमार हूं। और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत नहीं थी। बिना कुछ कहे सब कुछ वो अपने हिसाब से करती जा रही थी। शायद उसके प्रति इस निश्चिंतता ने ही मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज ने नहीं दिया। निश्चिंत हो गए थे लेखक, क्योंकि उनके पास उनकी पत्नी का सहारा था। लेखक के पास अपनी पत्नी का सहारा था, इसीलिए वो निश्चिंत होकर अपने इस पद्धति में सफलता प्राप्त कर सके हैं। लेकिन जो चिंता थी वो श्यामा जी के अंदर थी, जो लेखक पहचान पाए नहीं। लेखक की चिंता श्यामा जी आराम से पहचान गई थी, लेकिन श्यामा जी की चिंता लेखक पहचान पाए नहीं थे। इसलिए उनकी इच्छा शक्ति से ही, श्यामा जी की इच्छा शक्ति, श्यामा जी की निश्चिंतता से ही लेखक को एक इच्छा बल मिला, इतना प्रबल इच्छा बल मिला कि वो इस बीमारी से लड़कर वापस आ गए, जीत गए। और इस आत्मनियंत्रण, खुद पर नियंत्रण की बात है, आत्मनिग्रह, खुद पर आग्रह करने, खुद के ऊपर कंट्रोल करने की बात है। इच्छा बल, हठयोग की समझ में नहीं आता, उसे क्या मान दूं, उसे क्या नाम दूं, बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। जो उसने अपने आप को अपने नियंत्रण में रखा, अपने सहयोग में रखा, अपने अंदर छुपाकर दबाकर रखा था उस बीमारी को, और मुझे इतना सा भी एहसास नहीं होने दिया कि मैं भी बीमार हूं, और मेरी निश्चिंतता होकर जो सेवा की, उस सेवा का मैं क्या नाम दूं उसे। बड़ी महंगी कीमत श्यामा जी को चुकानी पड़ेगी। अपने क्षय ज्वर से पूर्णतः मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया, 15 अप्रैल 1936 को, ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी और फिर उठी नहीं, फिर कभी नहीं उठी। और 216 दिन बाद बराबर रोग से पर पड़े रह गई। और 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम दिनों में लेखक के बारे में यह बताई गई है कि श्यामा जी ने जिस प्रकार निश्चिंत होकर सेवा की, उसके बाद क्या हुआ, लेखक तो ठीक हो गए। लेखक ने सामान्य भोजन किया, संपूर्ण क्षय ज्वर से, संपूर्णतः रोग से निजात पाकर सामान्य भोजन किया। 15 अप्रैल 1936 को किया था सामान्य भोजन। अब उसी दिन चारपाई पर गिरी। कौन गिरी? श्यामा जी उठी, लेखक जैसे ही चारपाई छोड़ी, यानी कि क्षय से निजात पाया, उसी दिन से श्यामा जी को क्षय हो गया। यानी कि श्यामा जी को क्षय पहले ही हुआ था, लेकिन कभी भी लेखक को जताया नहीं, दिखाया नहीं। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, उसके बाद कभी उस सैया से वह उठी नहीं। और 216 दिन मेहनत की, 216 दिन तक वहां चारपाई पर लेटी रही और मौत का इंतजार करती रही। और पड़े पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उनका देहांत हो जाता है। अब ठीक उसी दिन, अब 216 दिन बराबर रोग शैया पर रही। उसके बाद क्या हुआ, 17 नवंबर 1936 को उनका निधन हो जाता है। अब श्यामा के और अपने वैवाहिक जीवन के अंतिम दिनों की बात करें, 18 महीनों की बात करें, अंतिम 18 महीने दोनों बीमार रहे थे। पहले लेखक थे, उसके बाद श्यामा जी थी। तो 18 दिनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा, दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा था। लेकिन मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी
इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, पत्नी की मंगल कामना अवश्य काम लगती है, सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त रख। देखिए ये सारी चीजें श्यामा जी के लिए ही है। श्यामा जी ने कभी भी एक भी बात की चिंता लेखक को होने नहीं दी थी। सबसे बड़ी बात चिंता विमुक्त रखने की बात थी लेखक के लिए। अगर बीमारी में जिस इंसान को चिंता मुक्त अगर आप रख पाओगे तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। इसीलिए यहाँ चिंता विमुक्त रखा था। लेकिन मैंने उनके संघर्ष में, यानी कि जब श्यामा जी चारपाई पर गिरी, जब वो मौत से संघर्ष कर रही थी, तब मैं उन्हें उस संघर्ष में चिंता विमुक्त कर पाया नहीं था। इसलिए आगे कहते कि उस संघर्ष में मैं विजयी हुआ, क्योंकि मैं चिंता विमुक्त हो गया था। मेरी पत्नी ने मेरे हर कदम से कदम मिलाकर मेरा साथ दिया और इसीलिए मैं विजयी हुआ। पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामनाएं दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी थी उसमें। देखिए लेखक ने सब कुछ वैसे ही किया जैसे श्यामा जी ने किया, पद्धति वही थी, सब कुछ वही था, शारीरिक श्रम वही किया, इतनी मंगल कामनाएं की, पूजा पाठ किया, सेवा की, लेकिन एक मोर्चे की कमी थी, कमजोरी थी। वो क्या थी? श्यामा जी ने लेखक को चिंता विमुक्त कर दिया था, लेकिन लेखक ने श्यामा जी को चिंता विमुक्त कर नहीं पाए। इसीलिए वो अपने अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। इसीलिए वो उस रोग के कारण मृत्यु उनकी हुई थी। देखिए तो इसमें चिंता का सबसे बड़ा हाथ है। अगर कोई भी बीमार व्यक्ति हो, अगर हम उसे चिंता विमुक्त कर दे तो वो जल्दी से ठीक हो सकता है। और यहाँ एक बात और देखने लायक है कि श्यामा जी, लेखक भी चिंतित थे लेकिन कभी बताया नहीं था, लेकिन पत्नी का स्वभाव है, वो अपने पति की सारी मनोकामनाएं, इच्छाएं जान लेती हैं, लेकिन लेखक ने वो अपनी पत्नी की चिंताएं देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए, और इसी के कारण उनका देहांत हो जाता है। तो यहाँ हमारी छोटी सी इकाई है वहां पूरी होती है। अभी आपके लिए छोटा सा स्वाध्याय है। ये स्वाध्याय आपको अपनी एफबी में लिखना है, तो बड़े आराम से, और हो सके तो अपने हिसाब से आपको इस स्वाध्याय को कंप्लीट करना है।